नमस्कार, न्यूज़ 24 यूट्यूब उत्तराखंड देख रहे हैं आप। नगमा के साथ सबा शाहिद शेख। यूपी में कल लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण हुआ। इस बीच जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण जी और ऋषिकेश। वरुण जी, क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है? देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की बात भी की जाती है। और स्थानीय मुद्दों की अगर बात करूं तो फिरोजाबाद में कांच उद्योग, शीशे का उद्योग बहुत ज्यादा सर्वोपरि माना जाता है। विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कांच उद्योग से जुड़े तमाम वर्कर्स, करीब यहाँ पर 80 से 90 हजार वर्कर्स ऐसे हैं जो सक्रिय रूप पर हैं, और करीब 3 लाख से ज्यादा वर्कर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांच उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम वर्कर्स ऐसे थे जिनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा सरकार से रही हैं, सांसद से रहती हैं, और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचा जाए। तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये रहा। बिजली पानी मुद्दा रहता है लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार वो इतना ज्यादा हावी होता हुआ नजर नहीं आया। एक और बड़ा मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं ये था कि सड़क परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, इसको लेकर भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि पिछली बार के मुकाबले इस बार की जो मतदान की प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी धीमी नजर आई। पिछली बार करीब 67% था, इस बार जो है वो करीब 58% रहा। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का घर से बाहर ना निकलना, क्यों वोट नहीं देना, ये भी बहुत सारे कारण हैं जो सोचने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जब हम मुद्दों की बात करते हैं सभा, तो जरूर है कि राष्ट्रीय मुद्दे, लोकल मुद्दे, तमाम चीजें ऐसी रहती हैं। तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं खिंचा। 370 की बात भी लोग करते नजर आए। राष्ट्रवाद की बात लोग करते नजर आए, और ये कहते नजर आए कि जो नेता हमारे लोकल मुद्दे और नेशनल मुद्दों दोनों पर सोचेगा, उस पर हम सोचते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, अक्षय यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2019 में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से जो है अखिलेश यादव, उनके भाई ने यहाँ पर खूब जमकर उनका प्रचार किया। और सामने विश्वदीप सिंह हैं बीजेपी के, 2019 के सांसद है, 24 में फिर से बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। तो मुकाबला कड़ा है, मुद्दे बड़े हैं, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए है। अब ये देखना होगा कौन जीत पाता है, लेकिन जनता बड़ी समझदारी से अपने मुद्दों के साथ इस बार वोट करती नजर आई। जी जी। अच्छा, अगर बात करें बदायूं सीट की, तो क्या लगता है आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे बाजी मार पाएंगे? देखिए, बदायूं सीट पे हमारे सहयोगी ऋषिकेश थे, और वो बहुत अच्छी तरीके से बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी की परिस्थितियां जो हैं वो ये है कि जो भी उनकी गढ़ रहे हैं, चाहे वो बदायूं की बात करी जाए, चाहे वो कन्नौज की बात की जाए, चाहे वो इटावा की बात की जाए, एटा की बात की जाए, फिरोजाबाद की बात की जाए, तो इटावा के साथ साथ कई सारी ऐसी बेल्ट है, करीब 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव बहुल क्षेत्र है। और समाजवादी पार्टी जानते हैं कि इन सीटों पर दोबारा से जीत हासिल करना, इन सीटों को दोबारा से अपना वर्चस्व में लाना, और यादवों में ये भरोसा जताना कि अगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे आता है तो कितना ज्यादा उनको फायदा मिल सकता है। तो ये समझाने, परसेप्शन का खेल है। कितना समाजवादी पार्टी समझा पाई, कितना जनता समझ पाई, और कितना वो वोट में तब्दील हो पाई, ये जरूर आने वाले टाइम में पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल वरुण जी। वरुण जी, आप लगातार पहले चरण में भी फील्ड में रहे, दूसरे चरण में भी फील्ड में रहे और तीसरे चरण में भी। क्या लगता है, अगर तीनों चरणों की बात करें तो क्या कुछ माहौल है यूपी का? देखिए, हर सीट की अपनी कहानी होती है, और हर सीट में अलग मुद्दे भी होते हैं, और वहां पर लोकल कैंडिडेट्स के हिसाब से भी कहीं ना कहीं जनता सोचती है। हालांकि 2019 के चुनाव मुझे याद है, वहां पर ये ज्यादा थी सोच लोगों की कि मोदी लहर चल रही है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ते थे, और बहुत ज्यादा कैंडिडेट के बारे में लोग सोचते हुए नजर नहीं आते थे। लेकिन 24 के चुनाव में बिल्कुल परिस्थितियां डिफरेंट है। यहाँ लोग इस बार ये देख रहे हैं कि लोकल नेता कौन है। 2019 में क्या दोबारा से 24 पर उसी नेता पर भरोसा बीजेपी या उस पार्टी ने जताया है जिस पार्टी से वो सांसद हैं। और ऐसी परिस्थिति में पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उसके हिसाब से भी वोट देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 24 का चुनाव 19 से थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ इस बार कहीं ना कहीं केवल मोदी लहर के नाम पर हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव हो रहे हैं। इस बार बहुत हद तक विकास के नाम पर भी हो सकता है। इस बार बहुत हद तक चुनाव जो है वो परसेप्शन के नाम पे भी हो सकते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है और दूसरी तरफ एनडीए है, तो उस हिसाब से भी जनता सोचती नजर आ रही है, और हर मतदाता अपने हित के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करता है। तो सभा शायद हम कह सकते हैं कि हर चुनाव की अलग स्थिति होती है, हर चुनाव का अपने नतीजे होते हैं, और हर चुनाव अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया सोचकर समझाकर जाता भी है।
तो क्या लगता है आपको, तीन चरण के चुनाव हो गए हैं अब तक के, अगर आंकड़ों को देखें तो क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, कौन बाजी मार जाएगा? देखिए, ये तो कहना दुर्गामी होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर पार्टी अपनी तरफ से दावे करती नजर आ रही है। अगर आप बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो वो कहेंगे कि जी हम इस समय जो है वो बहुत बढ़िया स्थिति में है, तमाम सीटें हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, हमने जनता के लिए जो काम किया, विकास का काम किया, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। वहीं एनडीए, अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि सरकार से नाराजगी थी, लोगों को गुस्सा था, इसलिए वो वोट प्रतिशत में तब्दील हो रहा है, इसलिए हम जीत रहे हैं। लेकिन हाँ, जनता मन बना के बैठी है, जो उसको करना है, अलग अलग सीट पर अपने हिसाब से गणित है, और उस गणित के हिसाब से राजनीतिक दल उसी गणित का फायदा और नुकसान उठाते हुए नजर भी आएंगे। जी। अच्छा, सब एक और चीज भी मैंने यहाँ पर इलेक्शंस में, कि पिछले कुछ दिनों में जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो पहले होता था कि लोग बहुत आसानी से अपनी बातों को बता देते थे कि हम बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं, हम जो है समाजवादी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, हम बीएसपी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस बार का वोटर बड़ा खिलाड़ी है, हम जिसे कह सकते हैं। वो बताता ही नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। वो हमेशा आपको ऐसा घुमा देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब कुछ कहाँ किधर जा रहा है। तो ऋषिकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ऋषिकेश जी का रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, आप लगातार फील्ड में बने रहे, तो क्या लगता है बदायूं का माहौल क्या है? आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, वो बाजी मार पाएंगे? देखिए, अगर मेरे हिसाब से कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बार समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है बदायूं में, क्योंकि 2019 के चुनावी नतीजे को अगर हम लोग देखें तो 2019 में महज 18,000 के अंतर से चुनाव हार गए थे धर्मेंद्र यादव। 2 बार लगातार वो चुनाव जीते थे, तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ थी, दूसरा जो हाँ सबसे ज्यादा यादव मत है खास करके बदायूं में, तकरीबन जिनकी संख्या 3 से 3.5 लाख है, उन यादव मतों में बंटवारा था, क्योंकि उस वक्त उनके पास शिवपाल यादव उनके खिलाफ थे। शिवपाल चाचा का एक अपना उत्तर प्रदेश में संगठन, एक अपना जनाधार है। दूसरा वहां से राजू यादव जो उन्हीं के पार्टी में एक वक्त में रहे थे और अभी भारतीय जनता पार्टी से वहां 2 बार विधायक रहे, वो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो यादव वोट में सेंधमारी देखने को मिली थी। इस बार जब कल बदायूं में चुनाव हुआ, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले 2019 के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिला। पिछली बार भी 57.समथिंग था, इस बार भी उसी के राउंड आसपास वोटिंग का पैटर्न हुआ है। तो जो वोट का परसेंटेज है वो कम से कम इस बात को लेकर इशारा नहीं कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोटिंग हुई है या फिर किसी के पक्ष में वोटिंग हुई है, लेकिन समीकरण वहां तकरीबन 5 लाख मुसलमान है, 4 लाख के आसपास, 3.5 लाख हालांकि कहा जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से यादव है। बाकी जो मिसलेनियस कास्ट है वो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, लेकिन इस बार यादव और मुसलमानों की गोलबंदी आदित्य यादव के पक्ष में ज्यादा दिखी। हालांकि बदायूं एक इकलौता ऐसा 10 लोकसभा की सीटें थी जिसमें प्रशासन की ओर से काफी ज्यादा व्यवस्था की गई थी। कई सारे बूथों पर जब हम लोग गए, खास करके जो माइनॉरिटी बेस्ड थे, जो यादव बहुल बूथ थे, वहां पे लोगों को लग रहा था कि शायद प्रशासन वहां जानबूझकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, वोटिंग देने में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कई जगहों पे शिकायत आई कि पुलिस प्रशासन ने उनके पर्चे फाड़ दिए। तो एक जो वोटिंग परसेंटेज को कम करने की कोशिश की गई जहां पे उनके समर्थक ज्यादा थे, तो ये वहां का आरोप था। लेकिन बावजूद इसके यादव और मुस्लिम मतदाता गोलबंद दिखे, और उस गोलबंदी के असर में गुटबाजी इस बार थोड़ा पहले के मुकाबले कम दिखी, और उम्मीद इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि शायद अखिलेश यादव के जो भाई हैं, शिवपाल यादव के जो बेटे हैं, आदित्य यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका किस्मत बदायूं से इस बार खुल सकता है। तो ऋषिकेश, अगर मैनपुरी की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैनपुरी में भी मुकाबला एक तरफा दिख रहा था, क्योंकि जो पिछली बार कोशिश की गई थी, जो हमारे पास आंकड़ा अवेलेबल है खास करके, और जो मैं पिछले विधानसभा के चुनाव में मैनपुरी था, और इस बार जो कोशिश की गई थी खास करके उसमें था कि डिंपल यादव का पलड़ा जरूर भारी था। वहां अखिलेश यादव से लेकर के तमाम जो मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा, हालांकि ये चुनाव पहली बार मुलायम सिंह यादव के बगैर वहां हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके डिंपल यादव जिस तरीके से वहां चुनाव कैंपेन कर रही थी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके परिवार के अन्य लोग लगातार पहले से ही कई दौर का वो कैंपेन कर रहे थे, वहां डोर टू डोर अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। तो उसमें, और कम से कम जो मैनपुरी का लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है, जो असेंबली सेगमेंट है, उसमें भी 5 असेंबली
सेगमेंट है, जिसमें 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे यादव मतदाता तकरीबन 4 से 4.5 लाख के आसपास है और उन यादव मतदाताओं में बिखराव नहीं हो पाया है और यही सबसे बड़ी ताकत भी है समाजवादी पार्टी की और सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जिस इलाके में मैनपुरी के बगल में आप एटा चले जाएंगे, उसके बगल में इटावा चले जाएं, उसके बगल में फिरोजाबाद की सीट थी, तो वहां यादव और मुसलमान के अलावा जो दूसरी जातियां हैं, जो कॉम्बिनेशन की राजनीति अक्सर मुलायम सिंह यादव करते थे। एटा से देखिए एक वक्त था 2012 में जब कल्याण सिंह को निर्दलीय सांसद बतौर बाई इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव ने समर्थन देकर चुनाव जितवाया था, तो उनके पास एक लोध जाति का भी समीकरण था। ठाकुर में देखिए कि अमर सिंह थे वहां पे, तो ठाकुर जातियों का भी उनके पास समीकरण था। जो पटेल जो मौर्य है बेनी प्रसाद वर्मा, वो लगातार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जाते रहे थे, तो वो उनके पास कॉम्बिनेशन की राजनीति थी। अखिलेश यादव के साथ जो कॉम्बिनेशन की राजनीति मुलायम सिंह यादव कर पा रहे थे, वो शायद अखिलेश यादव में वो कमी देखने को मिली। इसीलिए यादव और मुसलमान को छोड़कर शायद ही कोई दूसरी जातियां हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गोलबंद होती दिख रही है। हालांकि उसका इस बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जो समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारा आप देख लीजिए, पूरे तकरीबन 62 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में, और जिस तरीके का टिकटों का वितरण किया गया, जो जातीय समीकरण बिठाए गए हैं, वो शायद पुराने मुलायम सिंह यादव के उस पैटर्न को ही आगे बढ़ा रहे थे। कितना सफल होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कल जो 10 लोकसभा की सीटों पर जहां चुनाव हुआ, जहां पर मैं था संबल और बदायूं के इलाके में, वहां का जो वोट का पैटर्न था, वो था कि विपक्ष का जो वोट था वो ज्यादा गोलबंद दिखा, उसके वोटर ज्यादा एग्रेसिव थे मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए अगर कहीं वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो वो असेंबली के सेगमेंट है जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में जो असेंबली वाइज अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उसमें उन्हें बढ़त मिली थी। इस बार शायद वो बढ़त कमेगा, इसलिए काफी नजदीक का मुकाबला है। और लोकसभा के चुनाव में अगर अंतर 30 से 40 या 35 हजार का हो तो ये कहना बेहद मुश्किल है कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, लेकिन नजदीक मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। मैनपुरी और बदायूं को लेकर जो हम लोग की समझ है, जो एक अलग तरीके का वोटिंग ऑफ पैटर्न है, खास करके असेंबली सेगमेंट वाइज, एसीज वाइज, उसको देखकर लग रहा है कि विपक्ष की गोलबंदी मजबूत है। जो बीजेपी के वोटर थे, जो सत्ता पक्ष के वोटर थे, वो उस तरीके से बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम है और उनके वोटरों की संख्या भी कम होगी। तो एक ये है। दूसरी चीज और एक महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों को जानना जरूरी है, हम लोग आप लोगों को भी जानना जरूरी है, वो ये है कि इस बार कोशिश की गई साम दाम दंड भेद का, जो चुनाव लड़ने के तरीके होते हैं, तो पिछली बार उसी बदायूं में जो तत्कालीन वहां के जिलाधिकारी से जिन पर ये आरोप लगे थे कि 70,000 के आसपास मतदाताओं की उसने स्क्रूटनी के वक्त में आखिरी लिस्ट में मतदाताओं का नाम बाहर कर दिया था 70,000, और वो मतदाता थे जो माने जाते थे कि समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जो एक खास जाति थे, उसमें कुछ मुसलमान थे, कुछ यादव थे, और वो विधानसभा गुन्नौर और सहसवान था, जो बदायूं की लोकसभा के संसदीय क्षेत्र का एक असेंबली का सेगमेंट है। इस बार कमोबेश वो स्थिति नहीं देखने को मिली। उतने बड़े लेवल पर जो मतदाता थे उनको नहीं काटा गया, बल्कि कुछ और नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। तो नए मतदाताओं को जोड़ने में कुछ फायदा सत्ता पक्ष को भी है, कुछ विपक्ष को भी है, क्योंकि विपक्ष के भी कई सारे वोटर उसमें जुड़े हैं। तो ये एक तकनीकी तौर पर, और ये तकरीबन 20 से 25 हजार वोट का ऐसा सेगमेंट हिसाब होता है। जब नजदीक मुकाबला होता है तो ये काफी निर्णायक होते हैं। तो बदायूं में भी कमोबेश है इसी की दिखी। संबल जो बगल की सीट थी, जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ 60% के आसपास मुसलमान है, वहां भी कमोबेश इस चीज देखने को मिली थी कि जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके थे, असेंबली सेगमेंट थे 3, वहां पे वोटिंग का परसेंटेज अन्य जो असेंबली के सेगमेंट थे वहां ज्यादा देखने को मिला है। और वहां पे समाजवादी पार्टी के वोटर या जो उनके समर्थित जो गोलबंदी के ध्रुवीकरण वाले वोटर हैं वो ज्यादा देखने को मिले और उनके वोटिंग ऑफ परसेंटेज ज्यादा है। तो इस वजह से जो लो परसेंटिंग और हाई जो वोटिंग का परसेंटेज है, अगर आप दोनों को एवरेज कर दें तो फिर उसमें सत्ता पक्ष को थोड़ा बढ़ा दिख रहा है। क्योंकि पिछले बार ऐसा कहा जा रहा है था कि दोनों की गोलबंदी जो थी वो एंटी समाजवादी पार्टी हो गई थी, और इसी वजह से बदायूं में भी वो हार गई थी, क्योंकि वहां पिछले बार बीएसपी के साथ उनका गठबंधन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का सिंबल
हर एक ईवीएम पर आपको मिलेगा, तो वो अलग चुनाव लड़ रही है। और पिछली बार अगर हाथी का सिंबल ईवीएम में नहीं था, तो उनके समर्थक जो लोकल समीकरण की वजह से यादव और मुसलमान से सताई हुई जातियां जिसको बोलते हैं, जो सामाजिक बुनावट होता है, कहा जा रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर गया था, क्योंकि ईवीएम में हाथी छाप का निशान नहीं था। इस बार कमोबेश जो कुछ जो दलितों के वोट बैंक पर हम लोग गए, वहां पे उनके बूथों पर गए, तो इस बार हाथी को भी, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक भी उनके साथ वोटिंग करते हुए दिखे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी को जितना ज्यादा वोट आएगा, उससे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। तो ये सब समीकरण है जिसको देखकर लग रहा है कि संभल और बदायूं में समाजवादी पार्टी, आप कहिए इंडिया गठबंधन का पलड़ा मेरी समझ से भारी दिख रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा ऋषिकेश आपसे है, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार हावी रहा? क्योंकि 2019 के चुनाव में, 14 के चुनाव में नेशनलिज्म की बात की जाती थी, तो क्या आप जब वोटर्स से बात कर रहे थे तो लोग देश की बात, राष्ट्र की बात, ये सब करते भी नजर आए आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं वरुण। देखिए, आप भी घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पे। जब तक आप अपनी तरफ से सवाल न पूछे कि राष्ट्रवाद मुद्दा है या फिर श्री राम मुद्दा है, 370 मुद्दा है, या जो लगातार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कैंपेन को देख लें या सत्ता पक्ष के कैंपेन को देख लें कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, दूसरे का आरक्षण छीन कर, तो मेरी समझ से ग्राउंड पर आम लोगों को इन सब मुद्दों के से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लाग लपेट नहीं है। उनके सामने उनसे कहीं ज्यादा मुद्दे क्षेत्रीय स्तर पर है। मसलन कि उनके लिए उनका जो जनप्रतिनिधि है, सबसे आसान अवेलेबल कौन रहता है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके यहाँ दुख और सुख में उनके प्रतिनिधियों का सबसे ज्यादा एक्सेस किसका होता है। अगर वहां से बात हट जाती है तो फिर लोकल इशू पर बात हो जाती है, कि लोकल इशू पर लोग ज्यादा बात करना चाहते हैं। मसलन कि जैसे उत्तर प्रदेश के आप कहीं भी किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी तबके में चले जाएं, आवारा पशु एक सबसे बड़ी समस्या है। आवारा पशु को लेकर हम लोग, आप लोग अगर बात करते हो तो आवारा पशुओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ वो इशू है, बात होती है, लेकिन उसका समाधान को लेकर न सरकार पक्ष के पास है न विपक्ष के पास है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों पर बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, या जिस तरीके की कोशिश की गई थी राष्ट्रवाद को लेकर, धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर, तो हमारी समझ से लग नहीं रहा कि वो मुद्दा उस लेवल पर है जैसा 2014 और 2019 को देखने को मिला। चलिए ठीक है वरुण जी, ऋषिकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आपने देखा कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है, तो अब 4 जून को ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन कौन बाजी मार जाती। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड।